नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि हमने देखा, न्याय एक आंतरिक स्थिति है जिसका रूप दृष्टिकोण की भिन्नता और सामाजिक आवश्यकता के अनुसार बदलता रहता है। न्याय को मोटे रूप से हम दो भागों में बांट सकते हैं: प्राकृतिक न्याय और वैधानिक न्याय। प्रथम उसका नैतिक या प्राकृतिक स्वरूप और दूसरा उसका कानून पर आधारित वैधानिक पक्ष। वैधानिक न्याय को पुनः चार भागों में बांटा जा सकता है, जिसको हम आगे देखेंगे। पहले हम देखते हैं प्राकृतिक न्याय किसे कहा जाता है। न्याय का ये रूप अत्यधिक प्राचीन है और प्राकृतिक एवं नैतिक चिंतन से प्रभावित है। प्राचीन और ग्रीक विचारक न्याय के इसी रूप की कल्पना कर इसे प्रतिस्थापित करने का आग्रह करते थे। इस स्थिति में राजा या न्याय करने वाले से ये उम्मीद की जाती है कि वह स्वार्थों से ऊपर उठकर विवेक और सामान्य हित के दृष्टिकोण से न्याय करेगा। यह व्यवस्था नैतिक मान्यताओं पर आधारित तथा परंपरागत होती थी तथा वास्तव में धर्म सापेक्ष हुआ करती थी। परंतु धर्म का रूप हम देखते हैं कि संकुचित अर्थों में सिकुड़ता गया, इसलिए इस नैतिक चिंतन को धर्मनिरपेक्ष के रूप में परिभाषित किया जाने लगा। अतः अब नैतिक या प्राकृतिक न्याय की धारणा किसी धर्म विशेष से जुड़ी न होकर सिर्फ समाज में प्रचलित मान्यताओं और नैतिक विश्वास पर आधारित हो गई। इसका हम उदाहरण देख सकते हैं, जैसे सच बोलना, सभी जीवों के साथ करुणा में व्यवहार करना, दानशीलता, सदाचार, वचन पालन आदि कुछ ऐसी बातें हैं जिनका पालन नैतिक न्याय के लिए जरूरी होता है और इनका पालन व्यक्ति स्वेच्छा से आत्म विवेक और नैतिक चेतना के कारण करता है। इसमें न्याय कानून से स्वतंत्र रहता है। इस न्याय में राज्य की स्वीकृति और सहायता की आवश्यकता नहीं होती। नैतिक और प्राकृतिक न्याय की धारणा के अतिरिक्त प्राचीन और मध्ययुगीन विद्वानों ने न्याय के रूपों में वैधानिक न्याय, सार्वजनिक न्याय, निजी न्याय भी माना, परंतु आधुनिक विधि विद्वान सालमंड इससे सहमत नहीं है। तो एक प्रकार से प्राकृतिक न्याय व्यक्ति की नैतिक चेतना पर आधारित होता है। अब हम देखते हैं वैधानिक न्याय के कितने प्रकार होते हैं। तो वैधानिक न्याय को मूल रूप से चार भागों में बांटा जा सकता है: कानूनी न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। पहले हम देखते हैं कानूनी न्याय क्या है। कानूनी न्याय का आधार है, यही वैधानिक न्याय का सबसे सशक्त और प्रबल रूप है। कानूनी न्याय की अवधारणा सर्व प्रचलित है और अधिकतर लोग न्याय को इसी रूप में समझते हैं तथा पहचानते हैं। कानून सर्वोपरि है और सभी कुछ कानून की परिधि में है। कानून के बाहर और उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। प्रत्येक राज्य से ये आशा की जाती है कि वह कानूनी न्याय की स्थापना के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक संगठन की स्थापना करेगा और न्याय की वैधानिक प्रक्रिया भी निर्धारित करेगा। इसके अंतर्गत साधारण विधियों, संवैधानिक विधियों तथा नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों से संबंधित विधियां आती हैं। राज्य इन विधियों का निर्माण करता है और इनके क्रियान्वयन की व्यवस्था भी करता है। राज्य से यह आशा की जाती है कि वह सही और न्यायोचित कानून का निर्माण करेगा और ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे उन्हें जनता के हित में प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। जो व्यक्ति कानून की अवहेलना करे उसे न्याय व्यवस्था द्वारा विधि के अनुसार दंडित भी किया जाना चाहिए। कानून सर्वोपरि है और कानून का शासन ही कानूनी न्याय की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। तो कानूनी न्याय का मतलब हो गया वह न्याय जो राज्य के कानून में लिखा हुआ हो, लिपिबद्ध हो, आधारित हो। दूसरा न्याय होता है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय समानता पर आधारित है। समाज में रहने वाले सभी लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। समाज में रहने वाले विभिन्न धर्म,
जातियों, भाषाओं, संप्रदाय के लोगों के साथ समान दृष्टिकोण रखना चाहिए, जिससे सभी व्यक्ति स्वयं को समाज का एक अभिन्न अंग समझ सकें। सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से भी समानता आवश्यक है। सामाजिक समानता ही सामाजिक न्याय का सही रूप है। सामाजिक न्याय की मान्यता है कि जन्म स्थान, संपत्ति, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और न ही किसी एक व्यक्ति या वर्ग को समाज में विशेष सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। सामाजिक न्याय का मूल आधार सब एक के लिए, एक सबके लिए है। राज्य को अपनी प्रशासनिक और राजनीतिक सत्ता का उपयोग ऐसे समतावादी समाज की स्थापना के लिए करना चाहिए जिससे सामाजिक न्याय स्थापित हो सके। वर्ग विहीन समतावादी समाज का निर्माण ही सामाजिक न्याय का लक्ष्य होता है। सामाजिक न्याय को हम संक्षेप में इस प्रकार समझ सकते हैं कि समाज में किसी प्रकार से जन्म, संपत्ति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव न हो, किसी एक वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त न हो। इसी प्रकार तीसरा न्याय आता है राजनीतिक न्याय। न्याय की राजनीतिक अवधारणा से तात्पर्य एक ऐसी राज्य से होता है जिसमें नागरिकों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो और जिसके संचालन में सभी नागरिक निर्बाध रूप से भाग ले सके। यदि देखा जाए तो ऐसी राज्य व्यवस्था किसी राजतंत्र या वर्ग तंत्र में संभव नहीं है, बल्कि प्रजातंत्र में ही संभव हो सकती है। प्रजातंत्र में ही नागरिक राज्य के कार्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। कहा भी जाता है कि ये जनता के लिए जनता द्वारा शासन होता है। यदि राज्य ऐसी व्यवस्था करता है तो ये राजनीतिक न्याय का श्रेष्ठ रूप हो सकता है। ऐसी व्यवस्था में राज्य में रहने वाले नागरिकों को नागरिक अधिकार दिए जाते हैं। मताधिकार तथा चुने जाने का अधिकार भी इसी श्रेणी में आता है। राजनीतिक दृष्टि से समाज में कोई विशेष या अधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होता। अंतिम न्याय का प्रकार है आर्थिक न्याय। पूंजीवादी व्यवस्था के शोषण को समाप्त करके आर्थिक समानता स्थापित करना इस व्यवस्था का आधार है। आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का ही एक रूप और उसके लिए अनिवार्यता भी है। राज्य में रहने वाले लोगों में आर्थिक दृष्टिकोण से समानता की स्थापना हो आर्थिक न्याय का लक्ष्य है। इस व्यवस्था के अंतर्गत समान और न्यायोचित वितरण समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों के बीच होता है। ये न्याय आर्थिक समानता पर आधारित है और सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करता है। सभी समाजवादी सिद्धांत इसका समर्थन करते हैं। साम्यवाद की तो ये मुख्य आधारशिला भी रहा है। तो इस प्रकार आर्थिक न्याय का अर्थ है आर्थिक विषमताओं का अंत तथा शोषण मुक्त समाज की स्थापना। एक प्रकार से आर्थिक न्याय आर्थिक समानता का दर्शन है जो सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करता है। तो इस प्रकार हमने देखा न्याय के अलग अलग भेद हैं, न्याय के अलग अलग प्रकार हैं। अब आगे हम देखते हैं न्याय और स्वतंत्रता के बीच क्या संबंध है। न्याय और स्वतंत्रता के बीच संबंधों को कुछ लोग एक दूसरे का पूरक मानते हैं। समाज और व्यक्ति एक दूसरे के पूरक हैं, अतः समाज में रहकर ही व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर सकता है। परंतु कभी कभी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि समाज और व्यक्ति में टकराव पैदा होता है, तो स्वाभाविक है कि सामूहिक हित के लिए व्यक्तिगत हित का बलिदान होना चाहिए। यदि देश पर दुश्मन का आक्रमण हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं सरकार द्वारा सीमित कर दी जाती हैं और तो और राष्ट्र हित में नागरिकों से सब कुछ बलिदान करने की आशा भी की जाती है तथा नागरिकों को ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि ये न्याय संगत है। अतः निष्कर्ष ये निकलता है कि सामूहिक हित के लिए व्यक्तिगत हित की कुर्बानी दी जानी चाहिए, परंतु न्याय की मांग है कि हम ये देखें कि केवल संख्यात्मक दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए वरन गुणात्मक दृष्टिकोण ही न्याय संगत है।
अतः इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि एक न्यायप्रिय व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए 99 अन्यायी व्यक्तियों की तथाकथित स्वतंत्रता को समाप्त करना ही न्याय है और यही न्याय एवं स्वतंत्रता का संबंध है। न्याय सच्ची स्वतंत्रता का प्रतिपादक एवं पोषक दोनों है। कभी कभी पर्याप्त स्वतंत्रता न देना भी न्याय संगत होता है, जो परिस्थिति एवं व्यक्ति पर निर्भर है। अतः एक बार फिर कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता की सच्ची कसौटी न्याय ही है। अब आगे हम देखते हैं न्याय और समानता में क्या संबंध है। स्वतंत्रता के समान ही समानता की कसौटी भी न्याय है। ये न्यायपूर्ण होगा कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलने चाहिए, जिससे वे बिना किसी भेदभाव के अपनी उन्नति कर सके। परंतु यहाँ भी समानता का आधार संख्यात्मक नहीं गुणात्मक होना चाहिए। इसका एक मैं उदाहरण आपको देता हूँ। मान लीजिए आपके पास 10 रोटी हैं तथा 5 व्यक्ति खाने वाले हैं। कोरी समानता के मानने वाले तो कहेंगे कि सबको 2-2 रोटी दे देनी चाहिए, यही समानता होगी। परंतु प्रश्न उठता है गुणात्मक आधार का। तो जिस व्यक्ति की भूख 4 चपाती की है उसे 2 चपाती देना तथा जिसकी भूख 2 चपाती की है उसे 1 चपाती देना ही सच्ची समानता है। तत्पश्चात बची हुई चपातियों का वितरण भी उसी आधार पर होना चाहिए। वितरण की यही व्यवस्था न्याय संगत है, क्योंकि ये उद्देश्यपरक है। अतः ये कहा जा सकता है कि समानता की कसौटी मात्रा नहीं वरन समाज और व्यक्तियों की आवश्यकताओं तथा परिस्थिति के अनुसार संतुष्टि है और ये संतुष्टि ही न्याय संगत है। इस प्रकार अंत में हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता एवं समानता दोनों का उद्देश्य न्याय ही होना चाहिए तथा न्याय के आधार पर ही ये कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता एवं समानता सिक्के के 2 पहलू हैं, एक के बिना दूसरे की कल्पना करना असंभव है। इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।